हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 16 द हीरो। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर में हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और साथ ही में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। वीर पुरुष और द हीरो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली। ये जो पोयम है जिसका नाम वीर पुरुष या फिर इंग्लिश में हम हीरो बोल सकते हैं, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसको बंगाली से ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। द पोएम डिपिक्ट्स अ चाइल्ड फैंटेसाइजिंग अबाउट सेविंग हिज मदर फ्रॉम डेकॉइट्स। ये जो पोएम है इसमें एक बच्चा है, वो फैंटेसाइज कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी माँ को डकैतों से बचाता है। दिस चाइल्डिश फैंटेसी कन्वेज द चाइल्ड्स डीप लव फॉर हिज मदर। और ये जो चाइल्ड की जो बच्चे की जो बचकानी फैंटेसी है, इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, प्यार करता है। Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous land। तो यहाँ पर जो बच्चा है जो कि स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है, ये बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मदर, आप इमेजिन करो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम एक अनजान सुनसान जगह से रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse। वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, आप इमेजिन करो कि आप एक पालकी में बैठी हुई हो, ठीक है, और वो चारों तरफ से कवर्ड है और मैं एक लाल रंग के घोड़े में आपके साइड में धीरे धीरे राइड कर रहा हूँ। ट्रॉटिंग का मतलब हो गया स्लो स्पीड में राइडिंग करना। It is evening and the sun goes down। The waste of Jorardigi lies wan and grey before us। The land is desolate and barren। तो यहाँ पर जो सीन दिखाया गया है, बच्चा जो है उस सीन को इमेजिन करते हुए कह रहा है कि जो शाम का समय है वो अब आ चला है और सूरज जो है वो ढल चुका है। और जब जिस जगह से वो पास हो रहे हैं वो एक जोरारदिघी नाम की जगह है, ठीक है, जो कि एक वेस्ट लैंड, बैरन लैंड है, ठीक है, यानी कि बंजर ज़मीन है, वहाँ पर अब कोई भी आसपास नहीं रहता है। और उस जगह को देख करके बहुत भयानक सा वो दृश्य देखने को दिख रहा है। You are frightened and thinking I know not where we have come to। तो यहाँ पर जो मदर है, जो लड़का है, वो अपनी माँ से कहता है कि आप जो हैं अब, क्योंकि उस अनजान रास्ते से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं और क्योंकि आप उस जगह के बारे में जानती नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि वो लोकेशन कहाँ पर है और किस तरह की है। आई से टू यू मदर, डू नॉट बी अफ्रेड। मैं फिर जो बच्चा है वो कहता है, वो अपनी मदर को अश्योर करता है, उनको बोलता है कि मदर, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। द मिडो इज प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रास एंड थ्रू इट रन्स अ नैरो ब्रोकन पाथ। अब ये जो है ये एक लैंडस्केप बता दिया गया। लैंडस्केप मतलब जो ज़मीन है आसपास की, जिस रास्ते से वो ट्रैवल कर रहे हैं उसके आसपास के लैंडस्केप को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पर मिडोज़ हैं। मिडो का मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े मैदान है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रासेस है, यानी कि बहुत शार्प ग्रास उसमें उगी हुई है, ठीक है, नुकीली। और वो जो रास्ता है उस रास्ते से होते हुए ये जो रास्ता भी है ये भी बहुत ऊबड़ खाबड़ सा है। There are no cattle to be seen in the wide field। They have gone to their village stalls। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है, यानी जो बच्चा है वो ये ऑब्जर्व करता है कि उस जगह पर कोई भी कैटल नहीं है। कैटल का मतलब हो गया भेड़, बकरी, गाय, ठीक है, कोई भी वहाँ पर अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो शाम के वक्त अक्सर ऐसा होता है गाँव में कि जो खेत खलिहान होते हैं वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी चरने के लिए आते हैं, चारा चरने के लिए आते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है वो खुद ब खुद वापस अपने गांव जहाँ पे वो रहते हैं, जो भी उनका घर है, वहाँ खुद ब खुद लौट जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ बताई गई है कि जो स्पीकर है वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उस जगह पर कोई भी भेड़ बकरी नहीं है, यानी कि वो सभी के सभी उसके हिसाब से अपने अपने गांव लौट चुके हैं। और इसका मतलब सीधा सा ये है कि शाम आ चुकी है। इट ग्रोज डार्क एंड डिम on the land and sky, and we cannot tell
वेयर वी आर गोइंग। तो अब इतना अंधेरा हो चुका है, ठीक है, अंधेरा हो गया है और अब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो कौन से रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली डेंजर को दर्शाया गया है, खतरे को दर्शाया गया है, आगे क्या हो सकता है उसको भी दर्शाया गया है। तो जो बच्चा है वो एक डर का माहौल पैदा कर रहा है अपने इमेजिनेशन में कि रात का वक्त हो चला है, ज़मीन और आसमान अब सब कुछ काले रंग का हो गया है, ठीक है, अंधेरा हो गया है और हमें पता भी नहीं है कि हम किस तरफ, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? और तभी जो बच्चा है वो अपनी इमेजिनेशन में अपने माँ से कहता है कि तभी माँ आप नोटिस करते हो कि एक रोशनी है जो कि आपको दिख रही है काफ़ी दूर से। बैंक, नियर द बैंक का मतलब हो गया एक पानी का सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर है, उसका जो किनारा है उसको हम बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो जो माँ है वो नोटिस करती है कि कुछ दूर पे रोशनी दिख रही है और वो अपने बेटे को ये बात बताने के लिए उसको अपने पास बुलाती है और उसके कानों में विस्पर करती है। विस्पर का मतलब हो गया फुसफुसाती है कि उस तरफ नदी के किनारे पर एक रोशनी सी कुछ दिख रही है। Just then there burst out a fearful yell and figures come running towards us। और फिर तभी सडनली क्या होता है, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है और ये जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा भयानक होती है और कुछ फिगर्स जो होती हैं यानी कुछ इंसान होते हैं वो हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेनली यहाँ पर अचानक से क्या दिखाया गया, अचानक से एक सडन अटैक दिखाया गया कि उनके ऊपर क्या है, एक अटैक हो गया है। You sit crouched in your palanquin and repeat the name of the gods in prayer। अब यहाँ पर माँ को जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ बता रहा है कि माँ ये सारी आवाज़ें सुन करके और ये जो अटैक है उसको देख करके आप बहुत ज़्यादा डर जाती हो और अपने पालकी में क्राउच करके बैठ जाते हो। यानी कि जैसे बोलते हैं हम आलती पलती की एक पोजीशन होती है और एक पोजीशन होती है जिसमें हम अपने पैरों को अपने हैंड से समेट करके बैठ जाते हैं, उसको क्राउच करना कहते हैं, ठीक है। तो आप उस पोजीशन में बैठ जाती हो और डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर देती हो अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। The bearers shaking in terror hide themselves in the thorny bush। अभी जो bearers हैं, bearers कौन है, जो पालकी को उठा के जिन्होंने जो चल रहे थे पालकी को, उनको यहाँ पर bearers बोला गया है। तो जो bearers हैं, जो पालकी उठा रखा है जिन्होंने, वो भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहाँ घुस जाते हैं, thorny bushes के पीछे छुप जाते हैं, ठीक है। नुकीली जो घास है, झाड़ है, उसके पीछे जा कर के छुप जाते हैं। I shout to you, don't be afraid mother, I am here। और फिर बच्चा जो है फिर से अपनी माँ को रीअश्योर करता है, चिल्ला के कहता है कि प्लीज़ माँ आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। With long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer। अब जो अटैकर्स हैं उनके पास बहुत लंबे लंबे भाले हैं, ठीक है। उनके बाल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइकी बाल हैं, यानी बहुत ज़्यादा जैसे जंगली लोगों के बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके बाल हैं। और वो सभी जो हैं वो उसकी माँ और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नियरर एंड नियरर का मतलब हो गया कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी तरफ। I shout, have a care, you villains, one step more and you are dead man। तो जो बच्चा है वो उन अटैकर्स को वार्निंग देता है, उनको धमकी देता है कि तुमने अगर थोड़ी भी हिम्मत करी और आगे बढ़ने की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम डेड मैन हो जाओगे, यानी तुम्हें मैं मार डालूंगा। They give another terrible yell and rush forward। और फिर जो अटैकर्स हैं वो इस बच्चे को रेस्पॉन्स में दोबारा से चिढ़ाते हैं, बहुत तेज़ चिल्लाते हैं और माँ और बेटा दोनों की तरफ आगे वो बढ़ने लगते हैं। यू क्लच माई हैंड एंड से डियर बॉय फॉर हेवन सेक कीप अवे फ्रॉम देम। और फिर माँ को दिखाया गया कि बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि आप मेरे हाथ को पकड़ लेती हो और मेरे से प्रे करती हो कि प्लीज़ उन अटैकर से दूर रहो अपनी सेफ्टी के लिए। यानी कि यहाँ पर जो बेटा है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जैसे मदर का जो
जो नॉर्मल मदर का एक बिहेवियर होता है वही बिहेवियर दिखाया गया है कि प्लीज़ वहाँ मत जाओ, तुम्हें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे होता है ना कि अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा नहीं करना है वरना चोट लग जाएगी, पर आप वैसा ही करते हो, है ना। तो यहाँ पर भी उसकी माँ जो है वो डरी हुई है अपने बेटे की सेफ्टी के लिए, बेटे से प्रे कर रही हैं कि प्लीज़ तुम उनके पास मत जाओ। आई से मदर यू जस्ट वॉच मी। फिर मैं अपनी मदर को कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि माँ आप सिर्फ मुझे देखो इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए कि कैसे मैं इनसे लड़ता हूँ। देन आई स्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलोप एंड माई स्वॉर्ड एंड बकलर क्लैश अगेंस्ट ईच अदर। फिर जो बच्चा है वो अपने घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है और फिर चार्ज कर देता है उन अटैकर्स के ऊपर, ठीक है। और जो तलवारों की आवाज़ें होती हैं, शील्ड्स में की आपस में टकराने की जो आवाज़ें होती हैं वो भी आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब हो गया तलवार, और बकलर का मतलब हो गया यहाँ पर जो गोल गोल जो शील्ड होती है उसको बकलर बोलते हैं। तो थोड़ी ही देर में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं भाले और तलवार की आपस में एक दूसरे से टकराने की। मेनली यहाँ पर ये शो किया गया है कि जो लड़का है वो फाइटिंग शुरू कर चुका है, लड़ाई शुरू कर चुका है उन अटैकर्स के साथ। द फाइट बिकम सो फियरफुल मदर दैट आई वुड गिव यू अ कोल्ड शडर कुड यू सी इट फ्रॉम योर पैलेंक्वीन। अब ये जो यहाँ पर बच्चा है वो इस वॉर की, ये जो फाइटिंग हो रही है उसकी इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है कि माँ तुम अगर इस दृश्य को देख लेती कि जिस तरह से मैं लड़ रहा था तो शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डरावना होता, बहुत ज़्यादा कोल्ड शडर होता, यानी बहुत ज़्यादा डरावना होता, टेरिफाइंग होता तुम्हारे लिए। मैनी ऑफ देम फ्लाई एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस। यानी कि जो अटैकर्स हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि वो अब हार चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनको तो इन्होंने मार के भगा दिया है और कुछ को तो इसने बैटल में मार ही डाला है। यानी बच्चा जो है अपनी ब्रेवरी को यहाँ पे दर्शा रहा है कि वो कितना ब्रेव है कि उसने उन अटैकर्स को, एक अकेला छोटा सा बच्चा जिसने इतने सारे अटैकर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और उसके बाद काफ़ी तो खुद ही डर के मारे भाग गए वहाँ से, और कुछ को इसने बैटलफील्ड में मार भी डाला। I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time. अब वो अपनी माँ से कहता है कि हाँ मुझे अब लग रहा है कि अब आप इमेजिन कर रही होगी कि इतनी भयानक लड़ाई हुई है, ठीक है, तो आप परेशान भी हो गई और आपको ये भी डर होगा कि इतनी भयानक लड़ाई में आपका बेटा तो मर भी गया होगा अब तक। But I come to you all stained in blood and say, Mother, the fight is over now. पर जो बच्चा है वो मदर से कहता है, जैसे ही जब आप इमेजिन कर रही थी कि अब मेरा बेटा मर चुका होगा, इतनी भयानक लड़ाई हुई है, तभी मैं आपके पास खून से लथपथ फाइटिंग करने के बाद आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ कि जो लड़ाई है वो अब ख़त्म हो गई है। You come out and kiss me, pressing me to your heart, and you say to yourself, I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me. अब यहाँ पर वो अपनी मदर को बोलता है कि जब ये सीन उसकी माँ देख लेती है कि उसका बेटा ज़िंदा है, तो उसकी माँ अपनी पालकी से बाहर निकलती है, अपने बेटे को हग करती है, उसको थैंक यू बोलती है, ठीक है। यानी कि मेनली यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो किया गया है, एक हग दे करके मदर जो है अपने बेटे को हग कर रही हैं और उसको थैंक यू बोल रही हैं कि तुमने जो है मेरी मदद करी है और मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित भी हूँ। और थैंक यू बोलते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरी प्रोटेक्शन कैसे होती। 1,000 useless things happen day after day and why couldn't such a thing come true by chance। अब ये जो बच्चा है ये अपना एक लाइफ की रैंडमनेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि हज़ारों चीज़ें दुनिया में हर दिन होती रहती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, ठीक है, पर क्या इस तरह का जो इंसिडेंस है जो कि हीरोइक है एक तरीके से, ठीक है, ऐसा इंसिडेंस क्यों नहीं हो सकता। मे बी उस जैसे जो रियलिटी में तो ऐसा कभी नहीं होता कि डकैत आ जाए और आकर के मारने लग जाए इंसान को, है ना, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी,
अब तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो सारी चीज़ें पुराने ज़माने में हुआ करती थी जब बहुत कम पॉपुलेशन होती थी और सब जगह गांव होते थे, बहुत दूर दूर गांव होते थे और लोग अनजान होते थे अलग अलग जगहों के से, और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी। ये सब इंसिडेंसेस तब होते थे और ये जो बच्चा है ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसी चीज़ क्यों नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल हो सकती है। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक। ये जो बच्चा है ये इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है कि एक तरीके की एक कहानी की तरह इसको दर्शाया जा सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेवरी है, एडवेंचर है, और ये जो मैंने जो कहानी बताई ये एक कविता की तरह क्यों नहीं एक किताब में हो सकती है। माई ब्रदर वुड से इट इज़ इम्पॉसिबल, आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट। अब बताता है कि जो मेरा भाई है वो अब इमेजिन कर रहा है कि वो मेनली उसका बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका ब्रदर है वो उसको सरप्राइज़ हो गया है ये चीज़ सुन करके, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने उसका भाई जो कि छोटा है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट है वो इस तरह की हीरोइक एक्शंस कर सकता है, हीरो की तरह लोगों को मार सकता है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि उसके भाई को अगर ये बात बताई जाए तो वो तो मतलब मेनली उसके लिए तो ये विश्वास करना ही मुश्किल हो जाएगा। Our village people would all say in amazement, was it not lucky that the boy was with his mother। और फिर वो बताता है कि जो गांव के लोग हैं वो ये जो लड़के ने जो इतना मार्वलस काम किया है, इतना हीरोगिरी वाला जो काम किया है वो शायद इसलिए भी कर पाया है क्योंकि शायद उसकी मदर जो थी उसके साथ अटैक में साथ में थी, और वो लड़का जो है वो लकी है कि उसके साथ उसकी मदर थी। यानी कि यहाँ पर गांव वाले क्या बोल रहे हैं, गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा है और उन्होंने ये बोला कि ये तो अच्छा है कि छोटा सा लड़का है, इसके साथ उसकी मदर थी इसलिए ये बच गया। यानी यहाँ पर बच्चा ये दिखाना चाह रहा है कि जो विलेजर्स हैं उन्हें भी विश्वास नहीं है कि इस बच्चे ने इतना हीरोइक काम किया, उनको ये लग रहा है कि इसकी माँ थी इसलिए लड़का बच गया, माँ ने बेटे को प्रोटेक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसकी जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। Answer these questions. Describe the strange and dangerous country through which the narrator and his mother are traveling. अब ये describe करना है वो जो strange और dangerous country है जहाँ से इसके mother और बेटा दोनों जो हैं वो travel कर रहे हैं। The strange and dangerous country is characterized by its desolation, barrenness and strange atmosphere, creating a sense of discomfort and fear for the travelers passing through it। ये जो strange और dangerous country बताया गया है ये mainly उस जगह के बारे में दर्शाया गया है कि वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा dislocated है, यानी जो आम लोगों से कटी हुई जगह है, बहुत ज़्यादा बंजर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत स्ट्रेंज है और इसीलिए शायद यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है जो भी ट्रैवलर वहाँ से पास करता है। What mode of transport are the mother and son using? तो मदर और सन क्या क्या ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। The mother is riding in a palanquin while the son is trotting by her side on a red horse। जो मदर है वो पालकी में बैठी हुई है और जो बेटा है वो धीरे धीरे एक रेड हॉर्स के ऊपर palanquin के साइड में चल रहा है। Pick out the lines which portray the loneliness of the surrounding। अब हमें पोयम से लाइन लेनी है जहाँ से हमें ये दिखे कि जो सराउंडिंग है, जो आसपास का माहौल है वो बहुत लोनली है, यानी कि बहुत अकेलापन, बहुत शांत जगह है वो। The lines, it grows dark and dim on the land and sky and we cannot tell where we are going, portray the loneliness and uncertainty of the surrounding। तो ये जो lines है यही शो करती हैं कि जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा लोनली है और अनसर्टन है। डिस्क्राइब द मैनर इन विच द ग्रुप इज़ एम्बुश्ड। किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जाता है मदर और सन के ऊपर, ये हमें डिस्क्राइब करना है। द ग्रुप इज़ एम्बुश्ड suddenly when fearful yells burst out and figures come running forward towards them, causing panic and chaos। तो अचानक से जो सडन जो अटैक है ये इनके ऊपर होता है कि जब अचानक से बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ फिगर्स जो हैं वो इनकी तरफ दौड़ करके आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक और केओस का माहौल हो जाता है। How do the boy's mother and the palanquin bearers react upon being ambushed by the cats
इन हिज इमेजिनेशन। अब यहाँ पर जो बॉय की जो मदर है जो कि पालकी में बैठी हुई है वो, और पालकी के जो बियरर्स हैं यानी जो पालकी को उठा के चल रहे हैं लोग, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके ऊपर अचानक से आक्रमण हो गया है डकैट्स के द्वारा उस बॉय की इमेजिनेशन में। द मदर बेंड्स इन हर palanquin and repeats the name of the god in prayer while the bearers shake in terror and hide in the thorny bush, showcasing their fear and hopelessness in the face of danger। तो यहाँ पर जो मदर है वो अपने पालकी में बेंड होकर के बैठ जाती हैं और भगवान का नाम जपना शुरू कर देती हैं, और जो पालकी के बियरर्स होते हैं वो डर के मारे थॉर्नी बुशेस के पीछे जा कर के छुप जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेनली फियर और हेल्पलेसनेस को शो किया गया है। डिस्क्राइब द मैन हु अटैक द मदर एंड सन। अब ये जो डकैट्स हैं वो किस तरह के दिखते हैं, उनका जो हुलिया है मेनली उसको डिस्क्राइब करना है। द अटैकर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लॉन्ग स्टिक्स इन देयर हैंड्स विद वाइल्ड हेयर अबाउट देयर हेड्स अपीयरिंग मेनासिंग एंड अग्रेसिव। तो यहाँ पर जो अटैकर्स हैं उनके पास लंबे लंबे भाले हैं, ठीक है, उनके हाथों में, और उनके जो बाल हैं वो भी बहुत वाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खूंखार डरावने दिख रहे हैं। सॉरी, हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कि जो बच्चा लड़ाई कर रहा है उसको प्रोटैगनिस्ट बोला गया है, ठीक है, वॉरियर मेनली। वो इस सिचुएशन को कैसे, यानी हीरो, प्रोटैगनिस्ट मेनली हीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीरो है ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। द प्रोटैगनिस्ट हैंडल्स द सिचुएशन ब्रेवली बाय रीअश्योरिंग हिज मदर नॉट टू बी अफ्रेड, कन्फ्रंटिंग द अटैकर्स एंड इवेंचुअली इंगेजिंग इन अ फियर्स फाइट टू प्रोटेक्ट हर। तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो हीरो है इस सिचुएशन को बहुत बहादुरी से हैंडल करता है, अपनी मदर को रीअश्योर करता है कि आप डरो नहीं, अटैकर्स को कन्फ्रंट करता है और फाइट भी करता है और उस फाइट को जीत भी जाता है। What does the mother feel after the brave fight of her son इन हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पे जो लड़का अपनी इमेजिनेशन में फाइटिंग कर रहा है उस बारे में जो उसकी मदर है वो कैसा फील कर रही हैं। आफ्टर द ब्रेव फाइट ऑफ अ सन इन हिज इमेजिनेशन द मदर फील्स रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल, embracing him and expressing her gratitude for having him by her side। तो यहाँ पे ब्रेव फाइट होने के बाद जो मदर है वो अपने बेटे को वो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो जाती है, ठीक है, और ग्रेटफुल रहती है अपने बेटे को कि उसने उसकी जान बचाई, और उसके बाद उसको वो हक भी करती है थैंक यू बोलने के लिए, इन अ मतलब वे ऑफ सेइंग थैंक यू, वो उसको हक भी करती है। अब आगे आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। It grows dark and dim on the land and sky and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? Who is the speaker? तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? The speaker is the son। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बेटा है। डिस्क्राइब द टेरेन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू। अब ये जो टेरेन है, जो आसपास का जो लैंड है वो किस तरह का है। द टेरेन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू इट इज डिस्क्राइब्ड लैकिंग लाइफ और वाइटलिटी, वेयर नो कैटल to be seen in the wide field as they have returned to their village stalls. The darkness that falls as the sun sets makes it challenging for the travelers to see where they are going। तो यहाँ पर जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा लाइफ से लैकिंग दिखाया गया, यानी कि वहाँ पर कोई भी इंसान या जानवर नहीं दिखता है, ठीक है, फील्ड में, यानी कि वो सब जो है अपने अपने गांव वापस लौट चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, डार्कनेस होने की वजह से जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है और बहुत चैलेंजिंग फील हो रहा है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। What happens immediately after the light is seen? अब जैसे ही लाइट दिखती है उसके तुरंत बाद क्या होता है। Immediately after seeing the light, fearful yells burst out and figures come running towards them, indicating a surprise attack। तो जैसे ही लाइट जो है वहाँ से आती है तभी तुरंत क्या होता है, एक भयानक अटैक होता है और कुछ फिगर्स जो है उनकी तरफ आगे दौड़ करके आने लगती हैं। ऐसा दिखाया गया है कि जैसे अचानक से अटैक उनके ऊपर हो गया है।
गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलन्स हु हैड अटैक्ड देम। तो यहाँ पर वही विलन्स का डिस्क्रिप्शन देना है जिन्होंने इस बच्चे के ऊपर अटैक किया है। द विलन्स हु अटैक देम आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग वाइल्ड हेयर एंड हैविंग लॉन्ग स्टिक्स। तो यहाँ पर जो विलन है उनके लंबे लंबे बाल हैं, वाइड बाल हैं और उनके पास लंबा सा भाला भी है। A 1,000 useless things happened day after day, and why couldn't such a thing come true by chance? It would be like a story in a book. What does the speaker mean by such a thing? By such a thing, the speaker means the fantasy of bravely protecting his mother from danger. तो यहाँ पर such a thing का मतलब हो गया कि ये जो उसकी फैंटेसी है कि किस तरह से वो अपने माँ को खतरे से बचा रहा है, उसको यहाँ पर such a thing से डिनोट किया गया है। Why does the boy wish for such an incident? तो यहाँ पर जो लड़का है वो ऐसा इंसिडेंट जो कि उसके ऊपर हुआ, अचानक से जो अटैक हुआ, उसके इमेजिनेशन ऑफ अपनी माँ को बचा रहा है, वो ऐसा क्यों चाहता है ऐसा हो? द बॉय विशेस फॉर सच एन इंसिडेंट बिकॉज इट वुड वैलिडेट हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म लाइक टू अ स्टोरी इन अ बुक। तो यहाँ पर ये जो बॉय है वो ऐसा इसलिए विश कर रहा है जैसे कि वो जो ब्रेवरी उसने दिखाई, जो हीरोइज्म उसने दिखाया, वो बिल्कुल वैसा दिखे जैसा कि एक कहानी में, एक किताब वाली जो कहानी वाली किताब होती है उसमें दिखाई जाती है। What reaction does the boy imagine from his mother? तो जो बच्चा है, जो लड़का है, वो अपनी मदर से कैसा रिएक्शन इमेजिन कर रहा है। The boy imagines his mother reacting with रिलीफ एंड ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर जो बॉय है वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी जो मदर है वो रिलीव्ड है और उससे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करे, यानी थैंकफुल है अपने बेटे के लिए कि उन्होंने उसकी जान बचाई। What does the boy imagine his brother would say? तो यहाँ पर जो बॉय है वो क्या इमेजिन कर रहा है कि उसका भाई क्या बोलेगा। The boy imagines his brother expressing disbelief and surprise at his supposed bravery। अब ये जो यहाँ पे जो बॉय है वो इमेजिन करता है कि जो उसका ब्रदर है उसको बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता है, वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है उसकी जो ब्रेवरी है उसके बारे में सुन करके। अब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस पर आते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसको हमें कंप्लीट करना है। नो कैटल कुड बी सीन बिकॉज दे हैड गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दे हैड गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स। मदर वुड बिगिन प्रेइंग बिकॉज, अब यहाँ पर मदर जो है वो प्रे करना शुरू कर देंगी, क्यों? बिकॉज शी वॉज फ्राइटेंड बाय द अप्रोचिंग डेंजर, क्योंकि वो डरी हुई थी जो डेंजर उनकी तरफ आ रहा था। मदर वुड थिंक हर सन वॉज डेड बिकॉज, मदर सोचेंगी कि उनका बेटा मर चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फियर्स फाइट एंड द ब्लड शेड, बिकॉज क्योंकि बहुत भयानक फाइट हुई थी और खून खराबा भी हुआ था। द विलेज पीपल वुड बी अमेज्ड बिकॉज, अभी जो गांव के लोग हैं बहुत ज़्यादा अमेज हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बॉयज़ अनएक्सपेक्टेड हीरोइज्म एंड ब्रेवरी, क्योंकि बच्चे का अनएक्सपेक्टेड जो हीरोइज्म उसने दिखाया और उसने जो बहादुरी दिखाई उसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे। अब आगे आते हैं थिंक एंड आंसर पर। वॉट डू यू लर्न अबाउट द बॉय फ्रॉम द फैंटेसी ही हैज़ वूवन? Is he a hero in real life too? Give reasons to substantiate your response। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? इस बॉय ने जो कहानी बुनी, फैंटेसी अपनी जो भी थी हीरोइज्म वाली, वो जो बुनी उसने, उससे आपने क्या सीखा? क्या ये रियल हीरो था? मतलब क्या ये रियल लाइफ में भी हीरो है? तो हमें रीज़न देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। The boy, through his fantasy, reveals his deep love for his mother and his desire to protect her from harm, demonstrating his heroic and brave nature. While the event in the fantasy may not reflect reality, they highlight the boy's ambition and noble intentions। तो यहाँ पर जो बॉय है उसके जो ख्याल हैं, जो उसने फैंटेसी में अपना जो सोचा हुआ है, इससे ये रिवील होता है, ये पता चलता है कि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी भी मुसीबत से, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर उसने इस तरह के सीन को इमेजिन किया है अपनी ब्रेवरी और हीरोइक नेचर को दिखाने के लिए। हालांकि ये जो उसने सोचा ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मेनली हाईलाइट किया गया है यहाँ पर बॉय के जो एम्बिशंस हैं, जो उसके इंटेंशंस है अपनी मदर
को सेव करने वाले वही चीज़ें यहाँ पर शो करी गई हैं। हाउ डस द इमेजरी इन्हांस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द पोएम। अब ये जो इमेजरी है, जो कि इमेजेस यहाँ पर सीन अलग अलग बताए गए हैं, इससे कैसे इन्हांस होता है पोएम का ओवरऑल जो इफेक्ट है। The imagery enhances the overall effect of the poem by creating a vivid and immersive setting, evoking emotions of fear, uncertainty, and bravery. It helps the reader to visualize these scenes and understand with the characters' experiences more deeply. तो यहाँ पर ये जो इमेजरी है उसको इस्तेमाल किया गया है एक विविड सेटिंग देने के लिए, मेनली एक सीन देने के लिए, जिससे कि जो रीडर है वो इस चीज़ को समझ पाए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब किस तरह का वातावरण है, कैसा फियर है, कैसी अनसर्टेनिटी है, क्या बहादुरी है, इन सारी ही चीज़ों को शो करने के लिए यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ऐसा करने से जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इमेजिन कर सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को ले जा करके। पिक आउट एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। व्हाट इफेक्ट डू द एलिट्रेटिव लाइन्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, पोएम में। तो एलिट्रेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें पोएम से दिखाने हैं और क्या इफ़ेक्ट है इसका पोएम के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम इंक्लूड prickly with spiky grass, wild about their heads, and sword and buckle clash, which create a rhythmic and melodious effect, enhancing the poetic quality of the verses. They also serve to emphasize certain elements or action within the narrative. तो यहाँ पर एलिट्रेशन मेनली क्या है कि जहाँ पर राइमिंग स्कीम आ रही हो, ठीक है, उसको हम मेनली एलिट्रेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है, या फिर देखो बहुत सारी चीज़ें होती है एलिट्रेशन में, कुछ पर्टिकुलर जैसे पहला से वर्ड हो गया, किसी भी पहला लेटर जो हो गया वो रिपीट होना चाहिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा राइमिक होनी, मतलब रिदम होनी चाहिए, एक म्यूजिकल राइटिंग होनी चाहिए, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये जो प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रास हो गया, वाइल्ड अबाउट देयर हेड्स हो गया, स्वॉर्ड एंड बगल क्लैश हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये एक एलिट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और चलिए तो फिर ये इस चैप्टर का एंड है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।